चलो स्टार्ट करें बेटा। पेज नंबर ए देखो ढूंढ लो, पेज नंबर 12, मतलब पेज नंबर चैप्टर नंबर 12 है। ढूंढा? पेज नंबर कौन सा है? चलो मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसमें सुनो क्या आता है। इस टाइम क्या आया? इस टाइम पता नहीं क्या है, मैं ढूंढती हूँ। अच्छा, ये चैप्टर का वेटेज 2 क्वेश्चंस है। सुनो पहले, ये वेटेज कितना है? ये चैप्टर का वेटेज कितने क्वेश्चंस है? 2 क्वेश्चंस है। ठीक है, एक थ्योरी क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ए तुमको म्यूचुअल फंड ही दिखेगा, मतलब पेपर जैसे ओपन करोगे सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा दिखेगा? म्यूचुअल फंड का सम होगा। ठीक है, सम करना पड़ेगा। अभी सम में तुमको एनएवी का कैलकुलेशन आएगा, या तो फिर होल्डिंग पीरियड रिटर्न का कैलकुलेशन आएगा, फ्रंट एंड लोड बैक एंड लोड का कैलकुलेशन आएगा। ये जो सम है ना वो एफएम रिलेटेड है। तुमको है ना एफएम सब्जेक्ट? ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सर है ना, सर कराएंगे, सर मतलब नरेश सर कराएंगे। सम वाला पार्ट जो होगा, सम वाला पार्ट मतलब कैलकुलेशन कैसे करना, मतलब ये वाला जो है ना वो 5 मार्क का आएगा। ये पक्का है, 101%। अगर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ तो हाँ, ठीक है, तो अगर हो गया तो मेरा भरोसा, तुम्हारा भरोसा मत करो। होता है ना कभी कभी ट्रेंड चेंज। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अभी का उनका ट्रेंड है कि क्वेश्चन नंबर 1 ए सम ही होगा, और कौन सा सम होगा? वो भी म्यूचुअल फंड का, और वो पक्का है 5 मार्क का होगा। इस टाइम भी सम ही था, इस टाइम भी पर वो सर है ना मतलब है ना, सर क्या कराएंगे एफएम कॉस्टिंग, नरेश सर क्या करते हैं ना, जब उनका कॉस्टिंग एफएम जो भी है वो खत्म हो जाता है ना, उसके बाद एक दिन लेते ही है वो, 1 या 2 लेक्चर लेंगे, उसमें पूरा सम्स करा देंगे, एक लेक्चर में हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे सम्स है, काफी सम्स है एफएम रिलेटेड सम्स जो सेबी में आता है, वो एक सम पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से बैठना, जब भी सर कराएंगे 5 मार्क का वैल्यूएशन होगा, वो एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा, वो थ्योरी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी मतलब जो मैं थ्योरी कराऊंगी, ठीक है, उसमें से आएगा। वो या तो 4 मार्क का आ सकता है या तो 5 मार्क का आ सकता है। मतलब ओवरऑल म्यूचुअल फंड का वेटेज कितना होगा? 9 मार्क्स टू 10 मार्क्स का वेटेज होगा। एक सम होगा और एक थ्योरी होगा। सम सर कराएंगे, थ्योरी मैं कराऊंगी। यहां तक समझा? समझ रहा है ना? ठीक है, चलो अभी पहले म्यूचुअल फंड सुना है कि नहीं सुना है? बोलो जल्दी, फट 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 बोलो, म्यूचुअल फंड सुना है कि नहीं सुना है? क्या सुना है? म्यूचुअल फंड से सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऑल रीड ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, बस। उसके आगे क्या सुना है? हाँ, ये भी अच्छे से सुना है, म्यूचुअल फंड सही है। और क्या सुना है? अरे कुछ नहीं सुना है? अच्छा, म्यूचुअल फंड क्या करता, क्या है वो तो समझता है ना? क्या करता है म्यूचुअल फंड? करता क्या है? अलग अलग प्रोजेक्ट्स में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है वो इक्विटी शेयर ही परचेस करता है। अच्छा एक मिनट, सुनो सुनो। अच्छा सुनो सुनो, तुमको नहीं पता म्यूचुअल फंड करता क्या है? सुनो सुनो। अच्छा, सुनोगे? अच्छा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तुमको क्या लगता है, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, करो। अगर तुमको मार्केट समझ में नहीं आता ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। बट अगर मार्केट समझ में आता ना, तो कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि वो कितना रिटर्न देगा पता है? 10 to 12% रिटर्न देगा, उससे ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। कोई भी थर्ड क्लास म्यूचुअल फंड भी 8% रिटर्न देगा, 8 या 10% रिटर्न देगा, उससे ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। इससे अच्छा यार डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। अगर समझता है तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, अगर समझता नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो। अभी म्यूचुअल फंड करता क्या है सुनो, हाँ अभी एक्टिंग। म्यूचुअल फंड को पहले तो रिसोर्सेज को पुल करता है, रिसोर्सेज मतलब पैसा, एसेट्स को पुल करता है। सो सबसे पहले देखो ये कौन है पता है? ये लोग इन्वेस्टर्स है। ठीक है, तुम लोग हो, ये सब तुम लोग हो। तुम लोग क्या करोगे? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। तुम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, तो म्यूचुअल फंड करता क्या है? एसेट्स को पुल करता है। तो या तो पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज लिखूं,
पुलिंग ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस लिखू एसेट्स लिखू, एसेट्स, जो भी लिखना है लिखो, पुलिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स को पुल करता है, पूरा लिखती हूँ, पुलिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स करने पुल किया, उसके बाद क्या करेगा, चलो मैं म्यूचुअल फंड हूँ, चलो मेरे को पैसा दो सब लोग, चलो दो, दिया दिया, वेरी, अरे दो, ऐसे देते हैं प्यार से, ठीक है, दिया। अच्छा मैंने एसेट्स को क्या किया, पुल किया, मैंने एसेट्स को क्या किया, पुल किया, फिर क्या करूंगी मैं, ऐसे से थोड़ी करूंगी, मैं क्या करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी, किस में इन्वेस्ट करूंगी, कैपिटल मार्केट में, शेयर्स परचेस करूंगी, इक्विटी शेयर, LNT, इन्फोसिस, टाटा, MRF, मैं सारे शेयर्स परचेस करूंगी, एक शेयर परचेस करूंगी क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटीज परचेस करूंगी, बहुत सारे, मतलब एक ही जगह पे इन्वेस्ट करूंगी कि डाइवर्सिफिकेशन करूंगी, डाइवर्सिफिकेशन, हाँ ऐसे ऐसे करने का, डाइवर्सिफिकेशन करूंगी। फिर डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या होता है बेटा, हमेशा रिस्क कम होता है, जितना अच्छे से डाइवर्सिफाई करोगे ना तुम, रिस्क उतना कम होगा। क्यों कम होगा पता है मुझे, बताओ, अगर एक से तेरे को लॉस होगा, इधर से तेरे को लॉस होगा, तो इधर से तेरे को प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं, इधर मान लो 100 रुपए का लॉस हुआ, इधर 180 का प्रॉफिट हुआ, तो नेट प्रॉफिट तो 80 रुपीज हुआ कि नहीं हुआ, तो डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या होगा, हमेशा रिस्क कम होगा, सो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन विल ऑलवेज रिड्यूस रिस्क, बिकॉज व्हाई, बिकॉज सारे सिक्योरिटीज, हर एक सिक्योरिटीज में जो मैं इन्वेस्ट करूंगी ना, दे डू नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम इन अ सेम प्रपोर्शन। अभी आज भी देखोगे ना, आज मार्केट ऊपर है, ठीक है, बट हाँ आज मार्केट नहीं, आज मार्केट नीचे है, सॉरी, आज मार्केट नीचे है, बट अभी मैंने खोल के देखा ना मेरा पोर्टफोलियो, तो मेरा जो कोल इंडिया का शेयर है ना वो ऊपर है, तुम समझ रहे हो ना, देखो मार्केट भले नीचे है बट कोल इंडिया का शेयर ऊपर है, कुछ कुछ शेयर्स नीचे, LIC जैसे नीचे नहीं, LIC हाँ LIC जैसे नीचे, तो नीचे ही रहेगा वो, समझा, अभी है मेरे पास है तो क्या करूं अभी मैं, ठीक है ना, तेरे पास भी है ना, कितने है तेरे पास, हैला मैं बच गई, मेरे पास 25 ही है सिर्फ, ठीक है, मैं गरीब इंसान है ना इसके लिए, ठीक है, तो अभी देखो मार्केट नीचे फिर भी कोल इंडिया ऊपर है, भेल भी ऊपर है आज, ठीक है, भेल भी आज ऊपर है, तो हमेशा हर एक सिक्योरिटी सेम डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे जरूरी नहीं है, सो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके रखने का। ICICI भी ऊपर है आज, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे है, तुम समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने ऐसे तुक्का मारा, मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो समझ रहा है, HDFC, हाँ तो HDFC ऊपर है, तू समझ रहा है, भारतीय एयरटेल भी ऊपर है, तुम समझ रहे हो, वोडाफोन नीचे होगा, तुम समझ रहे हो ना, तो कैसे होता है ना, हर एक शेयर सेम डायरेक्शन में मूव होगा ऐसे जरूरी नहीं हो, और सेम प्रपोर्शन में मूव होगा अभी वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है, भेल अगर 1% ऊपर हुआ तो से ये LIC छोड़, मार गोली LIC को, हम कौन सा करेंगे, कोल इंडिया 2.1% ऊपर हुआ, तो सेम प्रोपोर्शन में ऊपर नीचे होगा वो भी जरूरी नहीं है, और मार्केट से ही प्रोपोर्शनेट होगा वो भी जरूरी नहीं है, इसके लिए हमेशा क्या करो, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते रहो, और वो वही काम करते हैं, वही काम करते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, जिसके कारण क्या होता है, रिस्क कम होता है, रिस्क कम क्यों होगा, क्योंकि सारे सिक्योरिटीज डू नॉट मूव इन अ सेम डायरेक्शन एट अ सेम टाइम इन अ सेम प्रपोर्शन, तो अच्छा बात है, तुम्हारा फंड्स है ना डूबेगा नहीं, पैसा डूबेगा नहीं, कम रिटर्न मिल सकता है बट पैसा डूबेगा नहीं, यहां तक समझा, समझा, सो म्यूचुअल फंड सबसे पहले क्या करेगा, मैं म्यूचुअल फंड हूं, सबसे पहले क्या करूंगी, मैं एसेट्स को पुल करूंगी, फिर क्या करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी इन कैपिटल मार्केट, कहा इन्वेस्ट करूंगी, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करूंगी, इक्विटी शेयर लूंगी, प्रेफरेंस लूंगी, गोल्ड लूंगी, इक्विटी शेयर लूंगी, प्रेफरेंस, गोल्ड भी आता है आजकल, तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड भी है, सो गोल्ड लूंगी, कुछ ना कुछ लेती रहूंगी, हो गया, उसके बाद क्या करूंगी, डाइवर्सिफाई करूंगी, डाइवर्सिफाई के कारण क्या होगा, इन्वेस्टर को रिस्क कम होगा, क्यों रिस्क कम होता है, क्योंकि ऑल स्टॉक डू नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन एट अ सेम टाइम इन अ सेम
प्रपोर्शन। चलो हो गया, अभी रखो पैसा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल रखो, रख के पैसा भूल जाओ, शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड को ग्रो तो होने दो यार, ठीक है, बच्चा है तुम्हारा वो। क्या हुआ? लीगल बच्चा है वो, ठीक है, अगर बच्चे को ग्रो नहीं करने दिया तो वो कहां से पैसा ला के देगा? अभी तुम बेचारे छोटे बच्चे हो ना, ठीक है, तुमको माँ बाप क्या कर रहे हैं? अरे ग्रो करने का टाइम दे रहे हैं ना, कि अभी बोल रहे ला पैसा दे, नर्सरी से बोल दिया था, अभी भी नहीं बोल रहे होगे, बोला था? अरे अरे हाँ या ना तो बोलो ना ना। तो माँ बाप मम्मा पापा क्या कर रहे हैं? ग्रो मतलब पहले तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी फीस भरा होगा ना, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। फिर तुमको क्या करेंगे? ग्रो होने का टाइम देंगे, जैसे ही ग्रो हो गए फिर बोलेंगे ला पैसे दे। और देना पड़ेगा, समझ रहा है कि नहीं? दोगे वरना मारूंगी मैं, ठीक है? हाँ बोलो, हाँ हाँ। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? जैसे कमाने लगोगे ना, थोड़ा थोड़ा पैसा किस में इन्वेस्ट करोगे? म्यूचुअल फंड, ठीक है। अद्वैत ने काम करना स्टार्ट कर दिया, सबसे पहला कहाँ इन्वेस्ट करेगा तू? म्यूचुअल फंड। तेरे को तो मार्केट आता है तो छोड़ दे, मार्केट नहीं आता अज्यूम कर, तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? म्यूचुअल फंड। फिर तेरा लड़का तेरे को रखे या ना रखे, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरे बच्चे को क्या बोलने का? तू भाग जा, चल, तेरी जरूरत नहीं है, मेरे पास और एक बच्चा है। फिर वो बेचारा टेंशन, मैं तो एक लौता था। फिर वो आता ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में धूमता ना 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 ना। ऐसा होगा। हाँ, फिर मम्मी को बोलेंगे, मम्मी देखो पापा के पास और एक बच्चा है। मम्मी चप्पल लेके आएगी, मम्मी को बोलेंगे टेंशन नहीं है, म्यूचुअल फंड है मेरा। म्यूचुअल फंड, बट उसको ग्रो करने दे, ठीक है। उसको अगर तू शॉर्ट टर्म में पैसा निकालेगी ना, तेरे को पैसा नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में, कितना लॉन्ग टर्म रखोगे? 10 साल, 10 साल मिनिमम रखो, तुम्हारा पैसा ग्रो होना ही है 101%। समझा कि नहीं समझा? समझा। तो म्यूचुअल फंड किसके लिए है? जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा? लॉन्ग टर्म। चलो ग्रो हो गया, 10 साल खत्म हो गया, अद्वैत बुढ़ा हो गया, अभी क्या करेगा बता? बेच देगा। वेरी गुड, म्यूचुअल फंड बेच देगा। मतलब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे? बेच देगा मतलब ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड भी शेयर्स बेचते हैं ना, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, उसमें से प्रॉफिट जनरेट होगा। सो किसको प्रॉफिट जनरेट हुआ? म्यूचुअल फंड को। वो क्या होगा? रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? इन्वेस्टर्स को। अभी इन्वेस्टर को दो फॉर्म में रिटर्न कर सकता है वो। पहले तो फॉर्म में कैसे? कैपिटल गेन के फॉर्म में। मतलब देख, उसे बोला ना कि मैम मैं बेच दूंगा, मतलब अगर उसने 100 रुपीज में लिया होगा म्यूचुअल फंड और अगर उसे 150 रुपए में बेच दिया तो उसको कैपिटल गेन कितना हुआ? 50 रुपीज। समझ रहा है? एक मेथड ये है। दूसरा मेथड, तेरे को रेगुलरली डिविडेंड मिलता रहेगा। जैसे कंपनी कैसे डिविडेंड इश्यू करता है ना, वैसे म्यूचुअल फंड भी क्या करता है? डिविडेंड इश्यू करेगा। हर साल डिविडेंड इश्यू करेगा, हर साल या हर 2 साल में एक डिविडेंड इश्यू करेगा। सो इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे मिलेगा? 2 फॉर्म्स में रिटर्न मिलेगा। पहला फॉर्म कौन सा है? या अगर वो बेच देगा तो उसको कैपिटल गेन होगा, अगर बेचेगा नहीं रखेगा अपने पास तो क्या, कौन से फॉर्म में उसको मिलेगा? डिविडेंड के फॉर्म में। सो इतना सब काम करता है म्यूचुअल फंड। और तुमको तो मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, भूल जाओ, तुम डोरेमोन देखो अपना, चलेगा। वो तुम्हारे लिए क्या देखेगा? मार्केट। और वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, मतलब वो स्टडी करके इन्वेस्ट करेगा। कौन कौन स्टडी करेगा? ऑब्वियसली फंड मैनेजर्स होंगे। कहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं? म्यूचुअल फंड में। तो एक टीम होगा प्रोफेशनल्स का, कि सिर्फ एक ही प्रोफेशनल होगा? टीम होगा। तो ये फायदा हुआ ना, टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होगा। और वो लोग क्या करेंगे बेटा? एनालाइज करके कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे।
अभी बताओ कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, समझा कि नहीं समझा? सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ, अच्छा इट इज फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर, इट इज फॉर अ ह्यूज इन्वेस्टर्स? क्योंकि अंबानी कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा म्यूचुअल फंड में, क्यों? वो डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, उसको नॉलेज है ना, वो डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ज्यादा ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया, बराबर, मैंने कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया ना, तभी कुछ रेट क्या 173 में इन्वेस्ट किया, अभी 226 है, ऑलमोस्ट 72% रिटर्न मिला। 72% रिटर्न कौन देता है बताओ? कोई नहीं देगा, म्यूचुअल फंड भी 72% रिटर्न नहीं देगा, ठीक है? तो वो ये किसके लिए बना है म्यूचुअल फंड? स्मॉल इन्वेस्टर, जिनको क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, किसके बारे में? मार्केट के बारे में। तो जनरली ये किसके इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? रिटेल इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बना है जिसको मार्केट का नॉलेज नहीं होता है। सो सबसे पहला काम करोगे ना, कमाने लगोगे ना, सब एफडी में तो बकवास है, एफडी में कभी इन्वेस्ट मत करना। किस में इन्वेस्ट करना? म्यूचुअल। और अगर डायरेक्ट मार्केट का नॉलेज है तो डायरेक्ट मार्केट में करो, अगर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट एसआईपी लगा दो। एसआईपी समझता है तुमको? नहीं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर एक महीने में कुछ 500 रुपया या 1000 रुपया तुम्हारा अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और वो कहाँ जाएगा? म्यूचुअल फंड में जाएगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड बदले में क्या इश्यू करेगा तुमको? जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो बदले में क्या इश्यू होता है? शेयर्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो बदले में क्या इश्यू होगा? यूनिट्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? यूनिट्स। और तुमको क्या बोला जाएगा? यूनिट होल्डर्स। तो इधर इन्वेस्टर को क्या बोला जाता है बेटा? यूनिट होल्डर्स। यहाँ तक पूरा मैकेनिज्म समझा कि नहीं समझा? तो फटाफट मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरे को आंसर दो। म्यूचुअल फंड करता क्या है? एसेट्स को पूल करता है, पूल करने के बाद इन्वेस्ट करता है। किस में इन्वेस्ट करता है? कैपिटल मार्केट। फिर दे विल जनरेट इन, हाँ माय मिस्टेक, डाइवर्सिफिकेशन करता है विच विल रिड्यूस रिस्क एंड दे विल जनरेट income. After generating income, they will return back to investors in the form of either capital gain or dividend. अच्छा, अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिडक्ट करके देंगे। ये यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? समझा। दिस इज स्पेशली मेंट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स या तो रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको इतना ज्यादा प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। तो मुझे बताओगे तुमको क्या एडवांटेज मिलेगा फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? एडवांटेज चाहिए, एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। एडवांटेज तुमको आधा तो इधर से ही मिल जाएगा। फर्स्ट एडवांटेज, reduces risk। अच्छा, इससे बोला डाइवर्सिफिकेशन के कारण इट विल reduce risk, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज मिला, डाइवर्सिफिकेशन reduces risk। और सेम लिखने का, बिकॉज ऑल सिक्योरिटीज डू नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम इन अ सेम प्रोपोर्शन। वो पूरा लिख देने का, मैं नहीं लिख रही हूँ वापस। चलो सेकंड एडवांटेज, प्रोफेशनल्स, मतलब तुमको तुम्हारा फंड्स मैनेज होता है बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। अरे अच्छा है ना, तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टीम ऑफ प्रोफेशनल्स मेंटेन करेंगे। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट रिड्यूस रिस्क हो गया ना बेटा, कितनी बार बोलेगी? वो तो मैं नीचे लिखूंगी। तुमको कुछ नहीं समझा एडवांटेज में? अच्छा, रिटर्न पोटेंशियल होगा कि रिटर्न पोटेंशियल नहीं है? पैसा मिलेगा, रिटर्न हाई है, तो रिटर्न पोटेंशियल कभी होगा? शॉर्ट टर्म में होता है कि लॉन्ग टर्म में होता है? लॉन्ग टर्म या तो मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में कभी भी नहीं होगा। सो लॉन्ग टर्म में करो या तो फिर मीडियम टर्म में होगा। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न नहीं देता है। तो रिटर्न पोटेंशियल, तो एक और स्टेप, एक और नेक्स्ट, कम पैसा लगेगा थोड़ा, मतलब ब्रोकरेज कॉस्ट कम होगा। क्यों? अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे ना, 10 बार खरीदोगे 10 बार लोगे तो उतना ब्रोकरेज हाई हो जाएगा, ठीक है। बट अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया ना तो वो इस साल में एक बार ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिडक्ट करता है, बस वही। तो देखा जाए तो ऑब्वियसली ये तो ऐसे डैश बनाने का धंधा है, बट हाँ, बट वो क्या होता है ना, ऐसा लिख सकते हो कि लेस ब्रोकरेज मतलब लेस कॉस्ट। क्यों लेस कॉस्ट? क्योंकि अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट किया तो
थोड़ा ब्रोकरेज ज्यादा होगा, ऐसा होता नहीं है, बट लिखा है ना तुम्हारे मॉड्यूल में तो लिख लेने का, समझा? तो डायरेक्टली ही बेटर होता है, कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट से बेटर कौन सा है? डायरेक्ट। बट अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो बेटर इन्वेस्ट इन, अच्छा एफडी और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करो तो म्यूचुअल फंड, और डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करो तो डायरेक्ट। अभी समझा? ठीक है, तो लेस कॉस्ट क्यों होगा? बिकॉज ब्रोकरेज कम हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है, हार्डली कोई तुम देखोगे ना, कोई म्यूचुअल फंड के 0.1% है, कोई म्यूचुअल फंड के 0.2% है, हार्डली कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, मतलब बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। यहाँ तक समझा? अच्छा, तो कितने पॉइंट्स हो गए? वहां पे एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करो, क्या लिखा है? अरे पढ़ो पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड मिला? हाँ, तो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? डाइवर्सिफिकेशन। पेज नंबर मिला ना? 238 शायद, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सेकंड क्या लिखा है? डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पेपर वर्क बहुत कम होगा, अभी तो पेपर वर्क है ही नहीं, ये सब डीमैट फॉर्म में है, ठीक है, तो वो कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो एक बार। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड अंडरलाइन करो, रिड्यूसेस पेपर वर्क, ठीक है, एंड हेल्प द इन्वेस्टर टू अवॉइड मेनी प्रॉब्लम्स लाइक बैड डिलीवरी, समझा? डिले इन पेमेंट, अननेसेसरी फॉलो अप विथ ब्रोकर्स एंड कंपनी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, सो जाओ, फिर पैसा इन्वेस्ट करो, सो जाओ, तुम्हारा पैसा सही जगह गया है, समझा? उसके बाद नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड सेव इन्वेस्टर टाइम एंड मेक इन्वेस्टिंग इजी एंड कन्वीनियंट, ये समझा? लैंग्वेज समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा? रिटर्न। अच्छा, रिटर्न पोटेंशियल कभी मिलेगा? लॉन्ग टर्म या तो मीडियम टर्म में। कॉस्ट कैसा होगा? लो कॉस्ट एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि ब्रोकरेजेस कभी कभी बहुत ज्यादा होते हैं इसके लिए, और इधर म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है, ये समझा? कितने पॉइंट हो गए? फटाफट एडवांटेजेस बोलते जाओ ऑफ म्यूचुअल फंड। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सेकंड टीम ऑफ प्रोफेशनल लिखना है, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क, फिर थर्ड पॉइंट कन्वेंट, इट रिड्यूसेस पेपर वर्क रिड्यूसेस पेपर वर्क, और उसके कारण क्या होगा बेटा? नहीं, हाँ, रिड्यूसेस पेपर वर्क, तो बैड डिलीवरी नहीं होगा, यू डोंट हैव टू फॉलो अप और वो सब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा, रिटर्न पोटेंशियल लॉन्ग टर्म या तो मीडियम टर्म। लास्ट बेटा, लो कॉस्ट मतलब एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ब्रोकरेज थोड़ा हाई होता है, इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कॉस्ट थोड़ा लो होता है। यहाँ तक समझा? पक्का? अच्छा, वापस बोल रही हूँ, म्यूचुअल फंड करता क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुअल फंड? पुलिंग ऑफ एसेट्स, फिर इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, फिर डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क, फिर जनरेट इनकम, देन रिटर्न बैक टू इन्वेस्टर्स आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहां तक समझा? नहीं समझा ना? पक्का? रिटर्न कैसे मिलेगा इन्वेस्टर को? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या तो कैपिटल गेन, और उसके साथ एडवांटेजेस समझा? अच्छा, दो एडवांटेजेस बाकी है, रुक जाओ वो कराती हूँ, उसके पहले मुझे दो कॉन्सेप्ट कराना है। एक एनएवी का कॉन्सेप्ट होगा, ढूंढो एनएवी किधर दिया होगा। $243 मिला एनएवी? हाँ, तुम्हारा जो देखो मिला, एनएवी मिला, नेट एसेट वैल्यू मिला। अच्छा, उधर देखो, वहां पे एक पिज्जा दिया है, मैंने भी सेम पिज्जा बनाया है। नहीं, सेम नहीं है, अरे सेम है, सेम है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, ये पिज्जा, सुनो ना इधर, ये पिज्जा 100 रुपए का है, सस्ता है नहीं, 800 रुपए का, क्योंकि मैंने बनाया। 800 रुपए का पिज्जा है, एक पीस का क्या वैल्यू हुआ? गिन कितने पीस है? 8। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 पीस है, बोलो एक पीस का कितना वैल्यू हो गया? कैसे पता चला?
800 डिवाइड बाय 8 किया तो एक पीस का वैल्यू कितना मिला? 100। ये एक पीस का वैल्यू कितना हो गया? 100। 100 हुआ ना? खाना है? हाँ, पैसे दो, पैसे के बाद सब कुछ खिलाऊंगी। अभी एक पीस का वैल्यू उसको क्या बोलेंगे बेटा? एनएवी। एक पीस का वैल्यू दैट इज कंसिडर्ड एज एनएवी। एनएवी बोले तो फुल फॉर्म तो बराबर बोला, नेट असेट वैल्यू। एक पीस का वैल्यू उसको क्या बोलेंगे? एनएवी। बट अगर मैं म्यूचुअल फंड की भाषा में बोलूं तो क्या इंग्लिश हिंदी में लिखूं तो क्या बोलूंगी? एक शेयर, इधर शेयर होता ही नहीं है। एक यूनिट का वैल्यू उसको क्या बोलेंगे? एनएवी। एक यूनिट का वैल्यू उसको क्या बोलेंगे? एनएवी। एक एक यूनिट का वैल्यू होता है ना, उसको बोलेंगे एनएवी। अच्छा, अभी एनएवी का कैलकुलेशन कैसे होता है सुनो। एवरी डे मार्केट चेंज होता है, मेरे को हाँ या ना बोलो। एवरी डे, आज एवरी डे क्या एवरी सेकेंड मार्केट चेंज होगा? बट ये म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं ना, एवरी डे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मैंने ना आईसीआईसीआई टेक्नो करके है ना म्यूचुअल फंड है एक, उसमें इन्वेस्ट किया है। बकवास है यार, ठीक है, सच्ची में मैं जहां इन्वेस्ट करती हूँ वहां लॉस होता है, ठीक है। शी नम्रता ने इन्वेस्ट किया तो लॉस करो, ऐसे ही है, ठीक है। बट अभी ठीक है, अभी नसीब खराब, क्या करूं मैं। अभी आईसीआईसीआई टेक्नो में मैंने इन्वेस्ट किया है। अभी वो लोग ने कहा इन्वेस्ट किया है पता है? वो लोगों ने सारी टेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। टेक कंपनी समझता है तुम लोग को? अच्छा, कौन सी टेक कंपनी? एक दो टेक कंपनी बोलो। इन्फोसिस, ठीक है, उसे किया है, इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है। फिर ठीक है, इन्फोसिस है, फिर और एल&टी इंफ्रा है, एल&टी है, एल&टी में भी इन्वेस्ट किया है। तो उसे ऐसे कुछ 10 या 12 सिक्योरिटीज में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अभी मुझे बताओ, इन्फोसिस का भाव एवरी डे चेंज होगा, एल&टी का भाव एवरी डे चेंज होगा, तो वो लोग के एनएवी भी एवरी डे चेंज हो गए, हाँ या ना? तो एनएवी फाइंड आउट कैसे करते हैं? रुको रुको, मैं बताती हूँ तुमको कैसे आएगा, मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। तेरे को आता है एनएवी? अरे बोल। सुनो सुनो, छोड़ो ना। अच्छा, तुमको फॉर्मूला मैं बोल के रखती हूँ, सर कैलकुलेशन सिखाएंगे, सिर्फ सुन लो। ए, तुम लोग का सबका टीवाई हो गया है? सुनो, एनएवी कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। टोटल पहले नेट असेट ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? नेट असेट। नेट असेट ढूंढोगे, डिवाइड बाय, ए यार देखो ना, छोड़ दूं क्या मैं? हाँ, पहले क्या देखोगे? नेट असेट। नेट असेट को डिवाइड करोगे किसके साथ? नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एग्जामिनर ने बोला कि मेरा नेट असेट 1 लाख है और नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 है, तो बताओ एनएवी कितना हो गया? इतना क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? हाँ, अल्लाह नालायक, मेरा नेट असेट 1 लाख है, बराबर, एंड मेरा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 10,000। वन वन, तुम लोग 100 रुपया बोले ना? चल झूठे, एक नंबर के झूठे हो तुम लोग, पाप्स लगेगा, पाप्स तुमको, ठीक है। हाँ, ऐसे झूठ झूठ बोलोगे तो, ठीक है। आदि पुरुष को बुला के पाप लगाती हूँ, रुक जाए, ठीक है। तुमको आदि पुरुष दिखाऊंगी, रुक जाओ, ठीक है। बट ये समझा कि नहीं समझा? समझा। अभी तुमको एग्जामिनर इतना इजी तो करेगा नहीं, नेट एसेट ऐसे तो देगा नहीं, ठीक है। तुमको नेट एसेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी वो मैं नहीं सिखाऊंगी, वो नरेश सर सिखाएंगे,
समझ रहा है ना? तो नेट असेट कैसे कैलकुलेट, पर फॉर्मूला समझा? फॉर्मूला बोल दो मुझे, सिर्फ चलेगा। नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स दिया होगा, हाँ लकीली वो दिया होगा, यूनिट्स दिया होगा, नेट असेट दिया नहीं होगा। तुमको क्या फाइंड आउट करना है? पहले नेट असेट फाइंड आउट करो, फिर क्या फाइंड आउट करोगे? नेट असेट जैसे ही मिल गया उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स, तो तुमको क्या मिलेगा? एनएवी। बट एनएवी का मतलब क्या समझा? एक यूनिट का वैल्यू। जैसे एक शेयर का वैल्यू होता है ना, वैसे एक यूनिट का वैल्यू। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरे को आंसर दो। अगर मैंने आईसीआईसी टेक में इन्वेस्ट किया है जहां पे एक यूनिट का वैल्यू यानी एनएवी, ठीक है, 40 रुपीज था, जब भी मैंने इन्वेस्ट किया तभी कितना था? 40 रुपीज था। अभी एनएवी, अभी आज के दिन में उसका एनएवी 50 रुपीज है। तो मुझे प्रॉफिट हुआ है कि मुझे लॉस हुआ है? प्रॉफिट। अच्छा, मैंने 100 यूनिट्स लिए, मैंने 100 यूनिट्स लिए है, बताओ मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना? मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है? 10 ना, इनटू 10 तो क्या हुआ? 1000। मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है? 1000। समझा? अगर मैंने 1000 यूनिट्स लिया होता था तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट होता है। तो यूनिट के हिसाब से तुमको प्रॉफिट होता है। समझा कि नहीं समझा? समझा। तो ये एनएवी कौन कैलकुलेट करता है? म्यूचुअल फंड। एनएवी कौन कैलकुलेट करता है? म्यूचुअल फंड। कभी कैलकुलेट करता है जब चाहिए तभी। अच्छा है, एक मिनट तो थोड़ा यूज करो ना, कब कैलकुलेट करता होगा वो? नहीं, एवरी डे। अरे क्योंकि एवरी डे मार्केट चेंज होता है। एवरी डे इन्फोसिस का भाव चेंज होगा, एवरी डे एलएनटी का भाव चेंज होगा। तो ये कैलकुलेट कब करता है? एवरी डे। पब्लिश कब करता है? एवरी डे। पब्लिश कब होता है? एवरी डे। तो मुझे आज भी पता है कि मेरा आईसीआईसीआई टेक का एनएवी कितना है। मेरे को कल का पता है। अभी तक मार्केट क्लोज नहीं, मार्केट क्लोज होने के बाद थोड़ा 1-2 घंटा तो लगेगा ना यार, चेंज और अपडेट होने के बाद। समझ रहा है कि नहीं समझा? अरे समझा? हाँ। एनएवी वापस पूछ रही हूँ, कौन कैलकुलेट करता है? म्यूचुअल फंड। हाँ, कभी कैलकुलेट करता है? एवरी डे चेंज होता है। हाँ। अच्छा, अगर वो कैलकुलेट एवरी डे होता है तो पब्लिश भी, तो तुमको समझ में आएगा कि एवरी डे मेरा एनएवी, मुझे प्रॉफिट हुआ है या मुझे लॉस हुआ है, एवरी डे मैं चेक कर सकती हूँ। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है कि नहीं है? है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाश, एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? एक एडवांटेज मिला, कौन सा? ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि एनएवी इज कैलकुलेटेड एवरी डे, एनएवी इज डिस्क्लोज एवरी डे। प्लस मेरे को इतना भी पता है कि आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी जो फंड है ना, उसने कौन से शेयर्स में कितना इन्वेस्ट किया है। मतलब मुझे इतना भी पता है कितने परसेंटेज फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, कितने शेयर्स में किया है, उसका रेशियो क्या है वो भी मुझे पता है। और फंड मैनेजर का फोरकास्ट क्या है? फोरकास्ट समझते हो ना? फोरकास्ट मतलब फ्यूचर, मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर, वो भी मुझे पता है क्योंकि इसके वेबसाइट पे सब डिस्क्लोज हुआ है। तो मुझे बताओ, इतना ट्रांसपेरेंसी अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो ट्रांसपेरेंसी वाला एडवांटेजेस में दिया होगा, मिला कि नहीं मिला? क्या लिखा है ट्रांसपेरेंसी में? एनएवी इज डिक्लेयर्ड एवरी डे, एनएवी इज पब्लिश्ड एवरी डे। प्लस मेरे को फोरकास्ट भी समझेगा, लिखा होगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा, investor get regular information on the value of their investment in addition to the disclosure of specific investment, the proportion of investment in each class of the assets and the fund manager strategies and आउटलुक सब पता चल जाएगा। तुम उसकी वेबसाइट पे जाओ, आईसीआईसी टेक की वेबसाइट पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा उधर।
समझा कि नहीं समझा? ये एडवांटेज हुआ कि डिसएडवांटेज हुआ? एडवांटेज, बिकॉज यू आर वेल इन्फॉर्म्ड बेटा। अच्छा वापस पूछ रहे हो, एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। हाउ टू फाइंड आउट एनएवी? नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा सर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स बोलेंगे ना, आउटस्टैंडिंग का मतलब इशूड। तो अगर आउटस्टैंडिंग याद नहीं रहता तो छोड़ो, इशूड यूनिट्स याद रहेगा तो चलेगा, इशूड यूनिट्स। फिर उसके बाद नेट एसेट दिया नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट, कैलकुलेट करना सर सिखा देंगे। उसके बाद आगे नेट एसेट अगर नेट एसेट का मीनिंग समझाओ तो मीनिंग क्या है? एक यूनिट का वैल्यू। अगर मैंने सपोज 40 रुपए का मतलब एनएवी 40 रुपीज है, मैंने 10 यूनिट लिए, बताओ मैंने कितना इन्वेस्ट किया? क्वेश्चन, कैलकुलेशन में तुम लोग पागल होते हो। एनएवी 40 रुपीज है, बराबर, मैंने 10 यूनिट लिए, मैंने 400 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? समझा। डाउट है, क्वेश्चन है, पक्का समझा? एनएवी समझ गया? एनएवी पढ़ो, एनएवी पढ़ो। क्या लिखा है किधर तो एनएवी? NAV is a market value of security held by a scheme. Mutual fund invests the money collected from investor in the security. Since the market value of security changes every day, NAV of the scheme also varies day to day basis. ये समझा कि नहीं समझा? समझा। The NAV is per unit in a market value of security of the scheme divided by total number of units of the scheme. यहाँ तक समझा? For example, if the market value of the mutual fund is 200 lakhs and the mutual fund has 10 lakhs units, तो बताओ NAV क्या हो गया? 200 lakhs divided by 10 lakhs, तो NAV कितना हो गया? 20। मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, NAV कितना हो गया? 20। यहाँ तक समझा? Unlike stock, म्यूचुअल फंड्स डू नॉट डिक्लेयर थ्रू आउट द डे, मतलब थ्रू आउट द डे डिक्लेयर नहीं होता है। मैंने बोला ना एट द एंड ऑफ द डे डिक्लेयर होता है। 3:30 नहीं, म्यूचुअल पूरा मार्केट बंद होता है उसके बाद। म्यूचुअल फंड तो कभी भी परचेस कर सकता है, तो 3:30 के बाद भी परचेस कर सकता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड परचेस करने में कोई इश्यू नहीं है। बट अगर तूने 3:30 के बाद परचेस किया ना, तो तुझे आज का एनएवी नहीं मिलेगा, तुझे कल का एनएवी के हिसाब से मिलेगा। अभी समझा? अगर तूने, हाँ वो कट ऑफ टाइम सिखाऊंगी मैं, यहाँ तक समझा? अच्छा उसके बाद इंस्टेड ऑफ एनएवी ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स आर डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे आफ्टर द मार्केट आर क्लोज इन अकॉर्डेंस। मतलब एनएवी कभी डिक्लेयर होता है? एट, जब भी मार्केट बंद होता है उसके एंड ऑफ द डे डिक्लेयर होता है। समझा? क्योंकि मिनट टू मिनट थोड़ी कैलकुलेट करेंगे वो। डाउट है? एनएवी समझा? अच्छा ये समझा? क्या समझा? म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म। और क्या समझा? उसका एडवांटेज। एक एडवांटेज बाकी है अभी, रुक जाओ, वो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा उसके बाद होगा। किधर ढूंढो ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम? मिला? नहीं मिला? मेरे को भी नहीं मिला। हाँ मिला, 233 पे मिला, 233 पे ओपन एंडेड क्लोज एंडेड मिला। अच्छा अभी तुम्हें ना, मेरे को पता है बाद में मेरे को क्वेश्चन पूछोगे मैम कौन सा बेटर है, ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट करना कि क्लोज एंडेड स्कीम? पहले समझ तो लो ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है। ठीक है ठीक है। वर्तक देखो क्या बनना है, तो तू स्कीम लॉन्च कर रहा है, कौन सा स्कीम लॉन्च कर रहा है? बल ये देखो किटी पार्टी में बैठे हैं, ठीक है, कौन सा स्कीम लॉन्च करना है? अरे ओपन एंडेड करना है क्लोज एंडेड करना है, तेरे को ऑप्शन दे रही हूं मैं। अरे कोई भी बोलना यार। ओपन एंडेड, तेरे को कौन सा ऑप्शन नहीं है तेरे पास, तेरे को क्लोज एंडेड। चलो स्टार्ट करें। सुनो, वर्तक ने बोला आई वांट टू लॉन्च, ये दोनों म्यूचुअल फंड है, दोनों। हाँ ओके, वर्तक ने क्या बोला? आई एम लॉन्चिंग ओपन, अरे बोलो, आई एम लॉन्चिंग ओपन एंडेड स्कीम। उसका मतलब समझा? नहीं, उसका मतलब वो ओपन है।
मतलब कभी भी आओ, वो ओपन है, मतलब वो ना नहीं बोलेगा कोई के लिए किसी। हाँ, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, थकेगा नहीं। ठीक है, खुला है वो बेचारा, समझा? तो वो क्लोज है। अच्छा, यहाँ पे मैं नाम भूल गई। अन्वित, अन्वित कौन सा स्कीम लॉन्च किया? क्लोज। मतलब वो बोलेगा मैं है ना भाई थक जाता हूँ, ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए ही ओपन रहूंगा, उसके बाद मैं थक गया भाई साहब। हाँ, उसका थोड़ा कैपेसिटी कम है, मतलब ऐसा इन्वेस्टर लेने का है, ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, और ये तो बिंदास। हाँ, आते जाते हैं। कभी भी उठा के आओ, कभी भी उठा के जाओ। ठीक है, तो ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टर को क्या फायदा है पता है? यू कैन बाय यूनिट्स एनी टाइम, यू कैन सेल यूनिट्स एनी टाइम। बट क्लोज एंडेड में यू कैन ओनली बाय यूनिट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, जब भी वो बोलेगा तभी। ए तू कोई भी टाइम पीरियड बोल, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। 15 दिन का एटलीस्ट टाइम दे, हाँ 15 दिन तो खुला रहना चाहिए। ठीक है, बोल। मिन, हाँ वो अलाउड, वो होना चाहिए, बोल। हाँ, अरे डेट डेट, 1 जून, 1 जून से 15 जून, हाँ ठीक है, 1 जून से 15 जून। मतलब अगर इन्वेस्टर को, अगर अन्वित के सिक्योरिटीज बाय करने, यूनिट्स बाय करने, तो कभी बाय कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 जून से लेके 15 जून। उसके बाद अगर मान लो कोई 16 जून को गया, जैसे तू एग्जाम्पल नाम बोलना मैं भूल गई, शुभम 16 जून को गया, अन्वित बोलेगा भाई साहब आई एम क्लोज्ड। तू वर्तक के पास जाएगा बिकॉज ही इज ओपन। अभी समझा कि नहीं समझा? समझा। तो यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, बोलो। यहाँ पे ओपन एंडेड में यू कैन बाय एंड सेल यूनिट्स एनी टाइम, ये समझा ना? योर यू कैन ओनली बाय, यहाँ पे सेल नहीं हो सकता है, यू कैन ओनली बाय ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। पर्टिकुलर टाइम लिखो, स्पेसिफिक टाइम लिखो, चलेगा, चले। स्पेसिफिक टाइम, दैट स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड NFO, न्यू फंड ऑफर। देख, अपने में न्यू फंड ऑफर कभी है? 1 जून से लेके 15 जून। यहां तक समझा? नहीं समझा ना? समझा। अच्छा, अभी सुनो, वर्तक कभी भी मेच्योरिटी पीरियड नहीं देगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, यू कैन बाय एंड सेल एनी टाइम। बट अन्वित के स्कीम में हमेशा क्या होगा? मेच्योरिटी टाइम पीरियड होगा। कितना रखना है बोल? 3 इयर्स, 5 इयर्स, कितना रखना है? 3 इयर्स। मतलब वो क्या बोल रहा है पता है अन्वित, कि इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट करोगे तो अपना थोबड़ा दिखाने आना, कभी 3 साल के बाद, मतलब मैं रिडीम करूंगा, कभी रिडीम करूंगा आज नहीं, कभी 3 साल के बाद रिडीम करूंगा। यहां तक समझा? तो कहाँ मेच्योरिटी पीरियड होता है, कहाँ मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है? ओपन एंडेड में मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, क्लोज एंडेड में हमेशा मेच्योरिटी पीरियड होगा। या तो 3 साल होगा, या तो 5 साल होगा, या तो 7 साल होगा, डिपेंड्स अपॉन द स्कीम। यहां तक समझा? अच्छा, अभी ये तो शांति से सुनो। हाँ, मुझे बताओ, अगर सपोज समीर तूने ओपन एंडेड लिया है, ओपन एंडेड तूने आज लिया, तेरे को मन किया 2 साल में बेचने का, बेच सकता है ना? किधर जाए? ओपन एंडेड लिया, ओपन एंडेड लिया है तूने, आज लिया, यूनिट्स लिया, अभी 2 साल में तुझे बोला मेरे को मेरे को वापस देना है, तू बेच सकता है ना? हाँ, किधर जाएगा तू? वर्तक के पास जाएगा ना? वर्तक को क्या बोलेगा? मेरे को बेचना है, मेरे को रिडीम करना है। बेचना है, इधर बेचने का नहीं बोलेगा, इधर क्या करना? रिडीम। वर्तक ना नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ओपन एंडेड स्कीम है। तो तू यूनिट्स खरीदेगा, खरीद बेचेगा, वर्तक के पास ही जाएगा। अभी सपोज मुस्तान ने क्लोज एंडेड स्कीम लिया था, अभी आज लिया है, उसको रुकना ही पड़ेगा, कितना साल? 3 साल।
बट मान लो उसको इमरजेंसी आया, शादी करना है, बताओ मुझे, अगर 2 साल में उसको बेचना है तो वो जाएगा अगर अनवेद के पास, बताओ अनवेद उसको एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा, रिडीम होगा कि नहीं होगा, क्या बोलेगा तू अनवेद? 3 साल बाद आना, शादी कैंसल नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का, सेबी बहुत ध्यान रखता है। सेबी ने बोला है अनवेद अगर आपकी स्कीम क्लोज एंडेड है, आपको अपने यूनिट्स लिस्ट कराने पड़ेंगे इन स्टॉक एक्सचेंज। वर्तक को नहीं बोलेंगे क्योंकि वर्तक ऑलरेडी रेडी है ना, ओपन एंडेड स्कीम है, कभी भी आओ मुंह उठा के दे दो उसको, ठीक है, फेंक के दे, पैसे दे, देना पड़ेगा उसको। बट ये ना अकड़ गया है, वो क्या बोला है, नहीं 3 साल के बाद आने का है, आने का नहीं। तो बता ठीक है ना, इसको बेचारे को इमरजेंसी आए तो क्या करने का, तेरे लिए क्या 1 साल रुकेगी वो लड़की, नहीं ना। तो फिर एक काम कर, अपने यूनिट्स कहाँ लिस्ट करा, स्टॉक एक्सचेंज में। तो अगर इसको बिफोर मैच्योरिटी बेचना है तो कहाँ जा सकता है तू, स्टॉक एक्सचेंज। एट मैच्योरिटी बेचना है तो वो हाँ बोलेगा, बट बिफोर मैच्योरिटी बोला है तो स्टॉक एक्सचेंज के पास। नहीं समझा? समझा। तो कौन सी स्कीम लिस्टेड होती है, कौन सी अनलिस्टेड होती है? ओपन, ये ओपन लिस्ट, नॉट लिस्टेड लिखो। ओपन कैसे होते हैं, नॉट लिस्टेड। क्लोज कैसी होती है, लिस्टेड। ये समझा कि नहीं समझा, लॉजिक समझा कि नहीं समझा? अनवेद वर्तक तेरे को नहीं समझा मेरे को पूछ, पक्का पक्का समझा? अच्छा, कौन सी स्कीम लिस्टेड है, कौन सी स्कीम अनलिस्टेड है? ओपन एंडेड अनलिस्टेड, क्योंकि वो खुद ही है, वो खुद ही बोल रहा है ना कि आके रिडीम करके जाओ, तो पैसे तो मिल ही रहे ना। समीर को तो पैसा मिल ही गया, समीर ना, शुभम, शुभम को तो पैसा मिल ही गया है ना, अरे हाँ है ना। बट मुस्तान को पैसा नहीं मिला, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में, टेंशन मत ले, जाना स्टॉक एक्सचेंज में बेच दे उधर। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, तो मेरे को बताओ, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे बिफोर मैच्योरिटी बेचा, बिफोर मैच्योरिटी मुस्तान ने बेचा, तो उसको कौन से प्राइस पे रिडीम हो जाएगा? मार्केट प्राइस। वेरी गुड, मार्केट प्राइस, या तो मार्केट वैल्यू लिखती हो, ठीक है। बट अगर एट मैच्योरिटी बेचा, एट मैच्योरिटी बेचा, तो वो मार्केट में गया होगा कि म्यूचुअल फंड के पास गया होगा? म्यूचुअल फंड के पास गया होगा ना, तो उसको रिडीम होगा एट एनएवी। यहां तक समझा? ये पॉइंट समझा? ये सबको समझा? अगर बिफोर मैच्योरिटी मुस्तान ने बेचा तो स्टॉक एक्सचेंज गया होगा, इसके लिए उसको मार्केट प्राइस मिला। अगर एट मैच्योरिटी हुआ तो वो म्यूचुअल फंड के पास गया, इसके लिए उसको एनएवी मिला। बट इधर तो वो म्यूचुअल फंड के पास ही जाता है, तो ऑब्वियसली इधर एक ही वैल्यू होगा, कौन सा? एनएवी। इट विल बी रिडीम ओनली एट एनएवी। इधर एक वैल्यू होता है, इधर 2 वैल्यू होता है। बताओ डिफरेंस बताओ, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड में। कुछ डाउट है? डिफिकल्ट है मुझे पता है, इसके लिए पूछ रही हूँ। डाउट है, क्वेश्चन है, बताओ, डाउट क्वेश्चन बोलो। अच्छा, तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड में डिफरेंस बता दो। ओपन एंडेड कैन बी बाय एंड सेल एनी टाइम, क्लोज एंडेड only during specific time, that is NFO. Okay, first distinction हो गया। second, very good, open ended is not listed, close ended is listed। इसमें maturity period नहीं होगा, इसमें maturity period होगा, ठीक है। इधर एक ही वैल्यू होता है NAV, इधर 2 वैल्यू होता है, बिफोर मैच्योरिटी मार्केट वैल्यू, एट मैच्योरिटी NAV। और कोई डाउट है? अच्छा, एक बता दो, सोच के बता दो, दोनों में लिक्विडिटी है, एक में ज्यादा है एक में कम है, किस में ज्यादा है किस में कम है? ओपन में ज्यादा है, क्लोज में कम है, क्योंकि क्लोज में मार्केट में जाओ फिर सामने सेलर मिलना, बायर मिलना चाहिए, ऐसा सब होता है। बट इधर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये ओपन है यार, जब भी जाएगा ना शुभम तेरे को पैसा मिल, वो ना बोल ही नहीं सकता है, समझ रहा है? तो किधर लिक्विडिटी ज्यादा है? ओपन एंडेड में लिक्विडिटी, मोर लिक्विडिटी लिखो, और इधर लेस लिक्विडिटी। बट लिक्विडिटी दोनों में है, नहीं समझा ना? डिस्टिंक्शन हो गए। अच्छा, इधर है ना, सिर्फ वो ईएलएस तुमको समझेगा नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर समझेगा, बट यहां तक समझा कि नहीं समझा?
पक्का समझा? तो अभी मुझे सिर्फ बोल दो लास्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी कौन से स्कीम में है, ओपन में कि क्लोज में? दोनों में। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो एडवांटेज कि डिसएडवांटेज? तो वन एडवांटेज हो गया अपना, लास्ट एडवांटेज बाकी था ना। ओनली डिफरेंस इज ओपन में हाई लिक्विडिटी है, क्लोज में थोड़ा लो लिक्विडिटी। क्या फर्क पड़ता है, लिक्विडिटी दोनों में। समझा कि नहीं समझा? डाउट है? पक्का? तो मैं आज है ना ये डिपॉजिट का जो रिमेनिंग है वो भेजती हूँ, प्लस म्यूचुअल फंड का थोड़ा भेजती हूँ। कल है मेरा लेक्चर, लिख के आना, जितना होता है उतना लिख के आओ। चलो बाय, टाटा।